हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल मुस्तफ़ा। आज हम इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। ये इसका गठन किया गया था। जबकि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ये एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा को एक अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा को एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री के कहने पर भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। जबकि ये एक अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, पद से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी हो जाता है, चुनाव भी हो जाता है। जैसे हम कहें कि 2012, 2014, 2016, 2018 और 2020 से मान लेते हैं हिंदुस्तान में राज्यसभा की कुल 99 निर्वाचित सीट है। इतने हैं, मतलब 99 सीट है। तो 99 का अगर हम 1/3 करेंगे तो आएगा कितना? 33 सदस्य। तो मान लेते हैं 2012 में 33, 2014 में 33, 2016 में 33, तो 2018 में 33 नहीं, इनमें से कोई रिटायर होगा तभी तो यहाँ पे होगा, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 99 हमारा हो जाएगा। तो 2012 वाले रिटायर हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर इनका चुनाव करवा लिया जाएगा और इस तरह इनकी पूर्ति हो जाती है। तो 2020 में जब चुनाव होगा तो 2014 वाले रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि हर 2 साल बाद क्या होता है, इनके एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद 2 साल बाद इनका चुनाव कर लिया जाता है। अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। संरचना: लोकसभा में 238 + 12 = 250 और 233 + 12 = 245। हिंदुस्तान में अधिकतम 238 सदस्यों का निर्वाचन हो सकता है और इस समय 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के हैं। 12 सदस्य ऐसे हैं जिनका मनोनयन होता है, जिनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और 245 सदस्य वर्तमान में हैं। यहाँ पे जो 12 सदस्य मनोनयन है, ये भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है, ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर जो है एक खिलाड़ी जिन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो देश में एक उपलब्धि हासिल किया हो, देश का नाम रोशन किया हो, तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया हो, देश में एक नई उपलब्धि हासिल की हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। जबकि लोकसभा में केवल 2 व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब हम इनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं। निर्वाचन: राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, सबसे पहले राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जिनको हमने चुना है वो लोग जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। जैसे हम अपने अपने विधानसभा में एक विधायक चुनते हैं, हर कोई अपने अपने विधानसभा में एक विधायक चुनता है, तो यही जो विधायक होते हैं ये अपने राज्य में
यही जो विधायक होते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो हमने तो राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्ट नहीं चुना, जिनको हमने चुना वो लोग जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किए हैं, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो, क्योंकि भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में कोई भी चुनाव लड़ना है तो भारत की नागरिकता होनी जरूरी है। दूसरी चीज, उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, तभी राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन अधिकतम आयु सीमा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारत में कोई भी पद, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, लोकसभा सदस्य हो, या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य हों, अधिकतम आयु सीमा का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो कम से कम उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा की कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा की 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा चीज ये है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अगला पॉइंट है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है कि वो किसी सरकारी पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है तो वो राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, राज्यसभा का चुनाव वो तभी लड़ सकता है, पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे। जैसे मान लेते हैं आईएएस अधिकारी जो होता है, अगर मान लेते हैं वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहे, तो ऐसा नहीं है कि वो पद पर भी रहे और राज्यसभा का चुनाव लड़ जाए। पहले तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, इस्तीफा देना होगा, तभी जो है वो तभी वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यताएं। अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सदस्य होता है। इसमें एक सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि संसद का वो कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इस 245 के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो राज्यसभा का सभापति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि उस समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसे में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति जो होता है वो इसी 245 के अंतर्गत शामिल होता है, यानी राज्यसभा का ही सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता उपसभापति करता है। ये हो गया। अब भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त है जो लोकसभा को उससे अलग करती है। जैसे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर कानून बनाने का सबसे पहले अधिकार अगर किसी सदन को प्राप्त है तो वो राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा पहले कानून बनाएगी, उसके बाद दूसरे सदन में वो लोकसभा में जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा ही कानून बना सकती है, नहीं, बस पहले पास करने का अधिकार राज्यसभा के पास है, उसके बाद जो है वो दूसरे सदन में जाएगा। तो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारत में कितने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं? भारत में 3 अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं। एक आपका आईएएस है,
एक आपका IPS है और एक आपका IFS है। IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यही भारत में 3 अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं जिस पे कानून बनाने का सबसे पहले अधिकार अगर किसी सदन को प्राप्त है तो वो उच्च सदन राज्यसभा को प्राप्त है। उच्च सदन को यह अधिकार प्राप्त है। अब दूसरी जो इसकी शक्ति है वो ये है कि जैसे भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। यदि राज्यसभा को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है उसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाए, तो ऐसे में राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि पहले उसे जो है राज्यसभा में पास किया जा सकता है, उसके बाद वहां से पास करने के बाद दूसरे सदन लोकसभा में जाएगा। यानी यहाँ पे भी जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून सबसे पहले अगर उसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाए और इस पे कानून बनाने का सबसे पहले अधिकार किसी को प्राप्त है तो वो राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है। जब राज्यसभा उसे पास कर देगी तभी वो लोकसभा के पास जाएगा। तो ये 2 शक्तियां हैं जो राज्यसभा को उससे अलग करती है। एक चीज और, धन विधेयक आपका है, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा में यदि धन विधेयक पास हो गया तो वो राज्यसभा के पास आएगा, तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक अपने पास रख सकती है या पुनर्विचार के लिए, सुझाव के लिए उसे वापस भेज सकती है। लेकिन 14 दिन तक अगर राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करती है तो 14 दिन बाद उसे स्वतः पास मान लिया जाएगा। तो ये था धन विधेयक पर अलग से लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है। अब अगर भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार सबसे पहले अगर संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन को प्राप्त है तो वो उच्च सदन राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पास करेगी, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, तब उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को जब उसके पद से हटाना होगा तो संसद के दोनों सदनों को यहाँ समान शक्ति प्राप्त है, दोनों सदनों में से कोई भी सदन पहले प्रस्ताव ला सकती है। पर उपराष्ट्रपति को अगर उसके पद से बर्खास्त करना है, हटाना है, तो यहाँ पे राज्यसभा को पहले अधिकार दिया गया है, वो अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उसे पास करेगी, राज्यसभा लोकसभा में जाएगा, वहां से भी अपने कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद ही जो है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू हैं। यानी हम कह सकते हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ।